नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे, देश दुनिया का हाल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सत्याग्रह 7। अखिलेश यादव और नेताजी मुलायम सिंह यादव को बताया गरीब और किसानों का हितैषी। कहा नेताजी गरीब और किसानों को कभी नहीं भूले, नेताजी ने बदली देश की राजनीति। अखिलेश यादव ने कहा हमने सपा की सरकार में ट्रेनिंग के लिए पुलिस को अमेरिका भेजा, भाजपा सरकार ने किया डायल 100 को डायल 112। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने परिवारवाद को दिया बढ़ावा, कांग्रेस आस्था विरोधी। सीएम योगी ने कहा अब गुजरात में नहीं लगता कर्फ्यू, मोदी जी ने कश्मीर से हटाई धारा 370, अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर। समाजवादी पार्टी का भाजपा सरकार पर हमला, सपा ने ट्वीट कर यूपी में जंगलराज का आरोप लगाया। लिखा भाजपा सरकार में निरंतर जारी है बेटियों पर नृशंस अत्याचार। उपचुनाव में प्रचार का अंतिम दिन, सपा भाजपा ने लगाया पूरा जोर। शाम 6 बजते ही थम गया प्रचार का शोर। मैनपुरी, खतौली, रामपुर में 5 दिसंबर को होगा उपचुनाव के लिए मतदान। आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा हुआ दर्ज, पुलिस वालों के लिए नारे लगवाने पर मामला दर्ज। जनसभा में आजम खान ने पुलिस वालों के लिए लगवाए थे नारे। आजम खान पर कार्रवाई को लेकर पत्नी तजीन फातिमा ने उठाए सवाल। कहा आजम खान पर कार्रवाई करते समय संविधान का किया गया उल्लंघन, पुलिस की कार्रवाई को बताया फैसला। आजम खान पर दर्ज मुकदमों को लेकर बोले जयंत चौधरी, आजम खान पर लगाने वालों से नहीं छोड़ी गई कोई धारा। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आजम खान पर साधा निशाना। आजम खान जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं। शामली विधायक नाइजन जेल से बाहर आए, जमानत मिलने के बाद चित्रकूट से रगौली जेल आए बाहर। गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामले में आरोपी एनआई। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज, निचली अदालत से खारिज हुई याचिका, अब सेशन कोर्ट में लगाई जाएगी याचिका। इरफान सोलंकी ने वीडियो वायरल करके सीएम योगी से लगाई साहब की गुहार। सीबीआई जांच की मांग करते हुए इरफान सोलंकी ने कहा अगर वो दोषी है तो उनको सजा जरूर मिले। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। याकूब की 100 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, पुलिस जल्द करेगी कुर्क की कार्रवाई। शामली में पति पत्नी की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक हफ्ते से लापता पत्नी को ढूंढ रहा था पति। सीतापुर के परसेंडी सीएचसी में स्टाफ नर्स ने की पार्टी, फिल्मी गानों पर डांस करते नजर आए स्टाफ। परसेंडी स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। ग्रेटर नोएडा की निराला स्टेट सोसाइटी में लिफ्ट में फंसा बच्चा, बिल्डिंग की चौथी 5वीं मंजिल के बीच फंसी लिफ्ट, बच्चे की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने लिफ्ट से निकाला। में हॉस्पिटल को चोर ने बनाया निशाना, मेडिकल स्टोर को लॉकर तोड़कर चोर ने बैग पार किया। चोरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र में दिखाई गया तेंदुआ, तेंदुए की आहट से लोगों में दहशत, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। आगरा में जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल, पिकअप की ट्रक से हुई थी भिड़ंत। अल्मोड़ा में धौलछीना के पास खाई में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, 3 घायल। कफिली गौर से बेरीनाग जा रही थी बारात। लखनऊ में यूपी कोऑपरेटिव बैंक में लगी आग, बिल्डिंग में 8वीं मंजिल पर लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर दूसरे डंपर से टकराए, दोनों डंपर की टक्कर के बाद आग लगी। आग लगने से डंपर मौजूद 2 लोगों को जिंदा जलने से मौत। शावेरी में 6 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी आग, बिल्डिंग फंसे लोगों को एडिशनल कमिश्नर ने खुद रेस्क्यू कर बाहर निकाला, आसपास के लोगों को भगदड़ मची। बलरामपुर में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाएगी। बाराबंकी में तेज रफ्तार डीसीएम ने रोड पर खड़े डंपर में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर टला बड़ा हादसा, पुलिस पीआरबी में ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। सीतापुर में कोटेदार और प्रधान प्रतिनिधि की हत्या से इलाके में सनसनी, गांव के बाहर बने घर में मिला शव, पुलिस मामले की तफ्तीश में। पीलीभीत में उससे लापता हुई नाबालिग बच्ची का बेरहमी से हत्या, आधे घंटे तक तड़पती रही मासूम, वीडियो बनाते रहे लोग। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रावतपुर क्षेत्र के अवधपुरी का मामला। एटा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत, मृतक की गर्दन पर लगी थी गोली। मथुरा में सामूहिक दुष्कर्म के बाद नाबालिग युवती की हत्या का मामला सामने आया, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रुड़की में युवक की हत्या से फैली सनसनी, अनाज की कोठी मिला युवक का शव, पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। गाजियाबाद की थाना कोयनगर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, फांसी लगाकर आत्महत्या का दिया स्वरूप। फतेहपुर में 2 दोस्तों की संग शादी समारोह में गए युवक की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। आजमगढ़ में प्रेम प्रसंग, बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, युवक की हालत गंभीर। गोरखपुर में शुक्रवार शाम दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से तमंचा लहराकर फरार हुए, मौके पर आला अधिकारियों ने पहुंचकर जांच में पूछताछ की। मथुरा में नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने हत्या से पहले दुष्कर्म होने की जताई आशंका। लखनऊ के कुटुंबा इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई, दबंगों ने मासूम की कहासुनी युवक को पीट कर किया लहूलुहान, घायल युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बहराइच के दरगाह इलाके में पुलिस ने की छापेमारी, जेवरात पर हाथ साफ करने वाले चोर किया गिरफ्तार, पूछताछ में चोर ने 1 दर्जन से ज्यादा चोरियों का खुलासा किया। देहरादून में ड्रग तस्करी के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई, 21 लाख की अवैध स्नैक बरामद, पुलिस ने ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया।
भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने की खुशी में देश भर में 100 ऐतिहासिक और राष्ट्रीय इमारतों को रंगी बिरंगी लाइटों जगमग किया गया। अल्मोड़ा जागेश्वर मंदिर को भी सजाया गया। चंपावत में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन जारी। अभियान के तहत आज लोहाघाट पुलिस टीम ने एसओ के नेतृत्व में स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। नैनीताल के मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। नैनीताल के सीडीओ ने नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की। देहरादून में राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शुरुआत। 32 दिव्यांगों को दिए गए पुरस्कार। स्वरोजगार खेल कार्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। देहरादून में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ऋषिकेश हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत। हरिद्वार में रिक्शा यूनियन के नए ट्रैफिक प्लान के विरोध प्रदर्शन। रिक्शा चालकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में होटल मालिक की आत्महत्या से उत्तराखंड के एक आईपीएस अधिकारी का जोड़ा नाम। आईपीएस अधिकारी का नाम जोड़ने से महकमे में खलबली। पीएचडी प्रवक्ता वी मुरुगेश ने कहा मामले की दिल्ली पुलिस तय तक करे जांच। पौड़ी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामले में गंभीरता से लेने और शिशु दर में कमी लाने के लिए जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। रानीखेत के पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरा आने से बड़ी ठंड। कोहरे के चलते दिन की धूप में ठंड का एहसास। पहले पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आता था कोहरा। मसूरी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई का विरोध। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा के सेक्टर 63 में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से नाराज सोसाइटी के लोग। पंचशील प्रतिष्ठा बिल्डर के ऑफिस का किया घेराव। ऊर्जा मंत्री से बातचीत के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। श्रावस्ती बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से अंधेरे में डूबा था ग्रामीण क्षेत्र। 15 सूत्री मांग को लेकर दे रहे धरना। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में छात्र की मौत का मामला। छात्र छात्राओं ने कानपुर दिल्ली जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 2 पर जाम लगाकर नारेबाजी की। शामली में इलाज के दौरान बच्चे और मां की मौत पर जिन्होंने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को कराया शांत। एटा मेडिकल कॉलेज में कुछ छात्रों को सस्पेंड करने पर हंगामा। मेडिकल छात्रों को कमरे में बंद करने पर लाठीचार्ज का आरोप। सेना भर्ती मामले में फर्जी दस्तावेजों की जांच करने हमीरपुर पहुंची सीबीआई। 2016 में कानपुर सेना भर्ती फर्जी निवास प्रमाण पत्र मामले में हमीरपुर तहसील से हुए थे जारी। 22 युवकों के फर्जी निवास प्रमाण पत्र की सीबीआई टीम कैंप ऑफिस में जांच जारी। प्रधान और पूर्व प्रधानों के सहित तहसील कर्मचारियों से पूछताछ। रायबरेली में पुलिस और कृषि विभाग ने बछरावा के टीकर गांव में की छापेमारी। 8 बोरी नकली डीएपी खाद जब्त। मेरठ में हादसों से बचने के लिए बस चालकों पर पैनी नजर। डिपो में बसों की टेक्निकल फिटिंग टेस्ट करने पर जोर। अमरोहा में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण में अस्पताल में 6 डॉक्टर मिले नदारद। वादा में हॉस्पिटल के गेट पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म। रिक्शा से पहुंची थी महिला अस्पताल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। गुजरात में पवन खेड़ा ने दिए ओबीसी सीएम के संकेत। बोले हम 125 सीटें जीतेंगे। अहमदाबाद में ओवैसी को रोड शो के दौरान काले झंडे दिखाए गए। कल अहमदाबाद में ओवैसी ने किया था रोड शो। शाहपुर मिल के पास स्थानीय लोगों ने ओवैसी गो बैक के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल के मित्रापुर में टीएमसी नेता राजकुमार मन्ना घर हुआ धमाका। हादसे में 2 लोगों की मौत। पंजाब में फजिल्का में सीमा पार से ड्रोन वाली साजिश नाकाम। सीमा पार से ड्रोन से भेजे गए पिस्टल और 2 मैगजीन बीएसएफ ने बरामद की। सजा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। अवदाद में शव को टुकड़े करने के लिए चाइनीज चॉपर का किया इस्तेमाल। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन माइक थामा और न सिर्फ भाजपा बल्कि अपने धुर विरोधी नवाब काजिम अली पर भी तंज कसा। अब्दुल्ला आजम ने कांग्रेस से निकाले जाने पर नाम लिए बिना नवाब काजिम अली पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास अब कोई जगह नहीं बची है। अब वो कह रहे हैं आजम खान को हराने के लिए भाजपा में नहीं चला जाऊंगा। सच कहो तो जगह बाकी नहीं बची जो लेने को तैयार हो। अब्दुल्ला आजम ने सभा छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के लिए आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि भाजपा में उनकी कोई पूछ नहीं है। हमारे यहाँ से जितने गए हैं वही मंच से उतारे जा रहे हैं। पूरा चुनाव हो गया देखते हुए माशाल्लाह हमारे यहाँ से जितने गए थे वो बस वफादारी बस थूका नहीं जाने बाकी सब करना। अपने भाषण में अब्दुल्ला आजम ने इशारों में धमकी देते हुए ये भी कहा कि जब भी सियासी निजाम बदला है तो वही होगा जो अभी हो रहा है। हालात, वक्त और मुकद्दर किसका कब पलट जाए कुछ नहीं मालूम। अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता पर दर्ज हुए नए मुकदमे को लेकर भी प्रशासन और सरकार पर बिना किसी का जिक्र किए कई हमले किए। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। आजम खान के खिलाफ 1 दिसंबर को रामपुर किला मैदान में जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। रामपुर कोतवाली में आजम खान के खिलाफ मुकदमा वीडियो निगरानी टीम प्रभारी की शिकायत पर दर्ज हुआ। 1 दिसंबर को रामपुर के किला मैदान में जनसभा के दौरान आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने, जनता को उकसाने और भड़काने के साथ शांति व्यवस्था के लिए खतरा फैलाने का आरोप है। आजम पर नया मुकदमा दर्ज होने पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि आजम खान पर लगाने के लिए शायद ही कोई धारा बाकी होगी, जबकि भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम खान बदजुबान है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। 2 दिन में 2 मुकदमे आजम खान पर दर्ज हुए, उस पर क्या कहना है? मुझे पता नहीं था कोई धारा बच रही थी। जिस तरीके की वो अपनी बातें बोलते हैं और जिस तरीके की बदजुबानी के लिए वो मशहूर हैं,
अब ऐसा करेंगे तो अब इसमें मुकदमे तो होंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। शुक्रवार को भी आजम खान के खिलाफ महिलाओं और बच्चों पर दिए गए बयान पर 2 महिलाओं ने मुकदमा दर्ज करवाया था और अब आजम खान पर एक और मामला दर्ज हो गया है। खतौली के रण में रालोद का सीधा संग्राम भाजपा के महारथियों से, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया जा रहा है। खतौली में कांटे की टक्कर के बीच दोनों पार्टियों ने जीत का दावा किया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल सत्तारूढ़ दल को कड़ी चुनौती दे रही है। 2022 में ही लोनी विधानसभा सीट गंवाने वाले मदन भैया खुद को अब खतौली का बताने लगे हैं। अब किसान जाग चुका है, अब किसान किसी से गिरने वाला नहीं है, खतौली के भैया तो बन गए। तो दूसरी तरफ भाजपा के लिए सीट प्रतिष्ठा का मसला बन चुकी है, क्योंकि ये सीट भाजपा के जाट चेहरे संजीव बालियान के संसदीय क्षेत्र के तहत आती है। 2019 में खतौली से ही संजीव बालियान को बड़ी बढ़त मिली और उन्होंने जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह को हराया था। इसलिए भाजपा रालोद को पकड़ने का मौका बिल्कुल नहीं चूकना चाह रही। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करने लोग, बरसाती लोग, सीजनल लोग आपके बीच में आए, वो लोग कहीं उनके दिखाई दिए नहीं दिए, बिल्कुल पिक्चर से गायब रहे, बाद में भाईचारा कायम करने आ गए। इस उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा की दूर रहने की वजह से भाजपा की सीधी टक्कर सपा रालोद गठबंधन से है। इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। और इस बीच बड़ी खबर हमीरपुर से है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। महिला सहित 4 लोगों की मौत हुई है। स्कॉर्पियो और वर्ना कार की भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को राट सीएससी में भर्ती कराया गया है। भीषण सड़क हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पुलिस पहुंची है और अब मृतकों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। राट कोतवाली इलाके के धनौरी के पास से गुजर रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो और वर्ना कार की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको राट सीएससी में भर्ती कराया गया है। भीषण सड़क हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और ये जो हादसा हुआ है ये राट कोतवाली इलाके के धनौरी के पास हुआ है, जहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है और उसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हो गया है। और पुलिस अब इस पूरे मामले में शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है मृतकों। प्रदेश सरकार जल्द ही अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का बंगला बदलकर उन्हें दिया गया आलीशान बंगला वापस ले सकती है। सपा के सिंबल से विधायक बनने वाले शिवपाल सिंह यादव को जल्द ही अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। विधायक आवास होता है, विधायक को मिलता है, वो दिया जाएगा, लेकिन विधायक आवास में कोई कार्यालय चलाता है तो गलत है। बंगला जो विधायक आवास होता है, विधायक को मिलता है, वो दिया जाएगा, लेकिन विधायक आवास में कोई कार्यालय चलाता है तो गलत है। 2016 में अखिलेश यादव से अलग होने के बाद योगी सरकार ने शिवपाल यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा और लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर बंगला नंबर 6 अलॉट किया था और बंगले के अंदर ही शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी बना लिया था। सरकार अब उनका विधायक के तौर पर आवंटित आवास निरस्त करने की तैयारी कर रही है। वो आवास जहां पर शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। इसके पहले यूपी सरकार ने शिवपाल यादव की सुरक्षा जेड से घटाकर वाई कर दी थी और अब शिवपाल यादव का सरकारी बंगला भी उन्हें खाली करना होगा। लेकिन शिवपाल की असल मुश्किल है सपा सरकार में बना रिवर फ्रंट, जिसमें भी घोटाले के मामले में सीबीआई शिवपाल से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। लंबे वक्त से चित्रकूट जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा हो गए। नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने जमानत दे दी, जिसके बाद रिहाई का परवाना पहुंचते ही शनिवार की सुबह 9 बजे नाहिद हसन को चित्रकूट जेल से रिहा कर दिया गया। नाहिद हसन कैराना विधानसभा से समाजवादी के विधायक हैं। नाहिद हसन और उनकी मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ 21 फरवरी 2021 को गैंगस्टर एक्ट के मामले से मुकदमा दर्ज किया गया था और विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले 15 जनवरी को नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया था और 28 सितंबर को ही नाहिद को मुजफ्फरनगर से चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। 2 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाहिद हसन के स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत देने का आदेश जारी कर दिया था। हमारे नाहिद हसन जो विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, उन्हें 10 महीने तक जबरदस्ती जेल में रखा गया बिना वजह, जो कि मुकदमे लाते गए जबरदस्ती और झूठे। उसका इंसाफ उच्चतम न्यायालय ने उन्हें जमानत देकर किया है। नाहिद हसन की रिहाई के मौके पर उनके समर्थक परिवार के कई सदस्य भी चित्रकूट जेल के बाहर मौजूद थे, जिसके बाद नाहिद हसन सुबह सुबह मुस्कुराते हुए जेल के फाटक से बाहर आए और शामली के लिए रवाना हो गए। और अब बात करते हैं कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की, जिनको शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पहले इरफान सोलंकी का वीडियो सामने आया है, जिसमें खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं
और 25 दिन में कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आने की वजह से उत्तर प्रदेश के सीएम से न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। योगी जी, मैं आपसे अपील करता हूं, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, इसकी सीबीआई जांच करवा लीजिए ताकि हकीकत सामने आ जाए। इसके साथ ही इरफान ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी शुक्रिया अदा किया है। वो दूसरी तरफ जनता से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इरफान ने कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी का शुक्रिया अदा किया है। तो 11-12 विधायक जो अखिलेश जी ने भेजे थे, मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में सबसे पहले मैं हमारे सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। कानपुर गोविंद नगर क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने एबीपी गंगा से बात करते हुए इरफान सोलंकी को कानून पर भरोसा रखने की बात की है। देखिए, कानून पर भरोसा रखना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, निष्पक्ष रूप से काम हो रहा है। तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में फरार इरफान सोलंकी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वो उनके नजदीक भी नहीं पहुंच सकी। आखिरकार इरफान ने शुक्रवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। लोकसभा चुनाव 2024 फतह करने के लिए भाजपा यूपी में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले को ध्वस्त करने में जुटी हुई। मैनपुरी फतेह के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 रैलियां कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी खुद 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। लोकसभा तो वो चुनावी चाचा को मैं बताना चाह रहा हूँ, हार ही रहे हैं वहाँ साइकिल वाले, लेकिन अगर उनको ज्यादा गुमान जसवंत नगर में भी हो तो वह जब चुनाव आएगा उस समय ये चुनाव परिणाम आ जाने दो, उसके बाद वो इस्तीफा दे करके अपनी ताकत दिखा दे। भाजपा ने मैनपुरी में बूथ प्रबंधन से लेकर मतदान केंद्र तक लंबी चौड़ी टीम तैनात की है। 2022 विधानसभा और गोला गोकर्णनाथ में हुए उपचुनाव में परचम फहरा चुकी भाजपा का पूरा फोकस मैनपुरी के दुर्ग को अपने पक्ष में करने पर लगा हुआ है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी उपचुनाव जीतने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। गली गली कूचा मारे घूम रहे हैं, अखिलेश जी हो, डिम्पल जी हो, सतपाल जी हो, उसके बावजूद यहाँ कोई जनता भाव नहीं दे रही। इसके साथ ही भाजपा का पूरा जोर है कि मैनपुरी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी और बूथ कैप्चरिंग ना हो। लगातार 2 दिन में 2 केस दर्ज होने जाने के बाद आजम खान की बोलती बंद हो गई और रामपुर में चुनाव के दौरान लगातार आपत्तिजनक बयान देने वाले आजम खान कैमरे के सामने चुप्पी साधे रहे। जब एबीपी गंगा ने उनसे सवाल पूछा कि आपको किस पार्टी का समर्थन है, तो देखिए आजम खान ने क्या जवाब दिया। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस किस पार्टियों का समर्थन मिल रहा है सर आपको? केस दर्ज होने के बाद आजम की बोलती बंद है, लेकिन उनकी चुप्पी भी बोलती है। इशारों में उन्होंने ऊपर वाले पर भरोसा जताया। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस किस पार्टियों का समर्थन मिल रहा है सर आपको? इस पार्टी। दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आजम खान पर निशाना साधते हुए आड़ो हाथों लिया है। आजम खान से उम्मीद और क्या कर सकते हैं, जब भी बोलते हैं वो जहरी उगलते हैं। दरअसल लगातार विवादित बयान देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के सभी बड़े नेता आजम खान पर हमलावर हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इशारे में आजम पर हमला बोला। तो लोग कभी अब्दुल को दरी बिछवा रहे हैं, कभी जो है वो पोछे लगवा रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए। लिफ्ट में फंसने की घटना बार बार सामने आ रही। इस बार ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी की लिफ्ट में एक मासूम काफी देर तक फंसा रहा। यहाँ का जो रिस्पॉन्सिबल कौन था, यहाँ पे कौन बंदा बैठता है? ग्रेटर नोएडा की निराला सोसाइटी की लिफ्ट में 8 साल का मासूम लिफ्ट में फंसा है। बच्चा तकरीबन 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। पहले तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो ये समझ गया कि वो फंस चुका है तो डर के मारे लिफ्ट के अंदर चीखता चिल्लाता रहा, दरवाजा पीटता रहा। पैनिक होकर चिल्ला रहा था ना, कोई अगर देखता ना जल्दी जाके पहुंच भी सकता। जानकारी के मुताबिक बच्चा ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रहा था। शाम 6 बजे के करीब वो सोसाइटी में लौटा और ग्राउंड फ्लोर से अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में अपनी साइकिल के साथ सवार हुआ। लिफ्ट 5वें फ्लोर पर आने से पहले ही अटक गई। बच्चा लिफ्ट के बाहर निकलने के लिए चीखता चिल्लाता रहा, लिफ्ट के गेट पर मुक्का मारता रहा, बाहर निकलने के लिए हर जुगत लगाता रहा। बच्चे ने बचाव के लिए कई बार इमरजेंसी अलार्म भी दबाया, लेकिन मौके पर लिफ्टमैन नहीं पहुंचा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर फ्लोर 4 और 5 पर रहने वाले लोग जमा हुए, तब जाकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश हुई। करीब 10 मिनट के बाद बच्चे को लिफ्ट के बाहर निकाला जा सका। इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सोसाइटी के लोगों में आक्रोश है। लिफ्ट में बच्चे के फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज बुंदेलखंड के बांदा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे एक बार फिर से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बांदा में एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो महिला को ई रिक्शा में बैठाकर उसके परिजन जिला अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन जिला अस्पताल के गेट पर पहुंचते पहुंचते महिला का प्रसव हो गया और ई रिक्शा पर बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल के गेट पर महिला के प्रसव की खबर फैलते ही जिला अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मौके पर एक नर्स पहुंची और कुछ महिलाओं की मदद से महिला को जिला अस्पताल के अंदर ले जाया गया।
लेकिन तब तक किसी शख्स ने इस पूरी घटना का अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मामले की खबर मिलते ही अस्पताल के स्टाफ ने महिला को स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवा दी थी। मरीज शायद देर से घर से निकली और एम्बुलेंस ना मिल पाई हो और ई रिक्शा में उसकी डिलीवरी हो गई थी। जैसे स्टाफ को पता चला तुरंत उन्होंने बाहर जाके मरीज को अंदर लेके आए, उसका पूरा इलाज किया गया। फिलहाल महिला और उसके बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उचित इलाज दिया जा रहा है। लेकिन ई रिक्शा पर प्रसव की इस घटना ने एक बार फिर से आम लोगों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब प्रदेश के बाद देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी का मसला। जब भाजपा पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करने की बात कर रही है, उसी गुजरात में उत्तर प्रदेश और योगी मॉडल की धुन सुनाई पड़ रही है। दरअसल जिस समय गुजरात के खेड़ा के मैदा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय सभा स्थल के बाहर बुलडोजर उनका इंतजार कर रहा था। मुख्यमंत्री ने रैली में उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा करते हुए अपराधियों के खात्मे के संकल्प की बात की। इन बातों से मानो कि ठीक है, जिनको दूसरा रास्ता भी मुझे बनवाने का आता है। वहीं गुजरात के धोलका विधानसभा क्षेत्र के जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षित भारत के नए मॉडल की बात की। मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त, अलगाववाद समाप्त और भारत एक सुरक्षित भारत के रूप में खड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने आज गुजरात के 3 अलग अलग इलाकों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस की जमकर आलोचना की। राम नाम सत्य है के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं। कांग्रेस में 4 सीट भी कांग्रेस को नहीं मिली है। गुजरात में 14 जिलों की 93 सीटों पर दूसरे और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम समाप्त हो गया। इन सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात के चुनावी रण में कूदे असदुद्दीन ओवैसी को उस वक्त भारी फजीहत झेलनी पड़ गई जब वो अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में पहुंचे। अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी थे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों से घिरे ओवैसी फुल कॉन्फिडेंस में थे। लोग अपने घरों के टेरेस पर खड़े होकर ओवैसी का रोड शो देख रहे थे। लेकिन जैसे ही रोड शो शाहपुर इलाके में पहुंचा, ओवैसी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ गया। शाहपुर मिल कंपाउंड के पास कई घरों से ओवैसी को काले झंडे दिखाए गए और लोगों ने ओवैसी गो बैक के नारे लगाए। रोड शो में ओवैसी के साथ जमालपुर से AIMIM उम्मीदवार साबिर काबलीवाला और उनके सैकड़ों समर्थक भी थे। इससे पहले भी गुजरात के कई मुस्लिम इलाकों में ओवैसी को ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा है। एक तरफ भाजपा काले झंडे दिखाती है हमको देखकर, दूसरी तरफ कांग्रेस दिखाती है। ये तोते हैं पूरे, कुछ नहीं होगा हमको। 2 हफ्ते पहले ही सूरत ईस्ट में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सार्वजनिक सभा में काले झंडे दिखा दिए गए थे। इस दौरान ओवैसी की मौजूदगी में मोदी मोदी के नारे भी लगे थे। गुजरात में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब 5 दिसंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। इस बीच एक तरफ नेताओं की बयानबाजी है तो दूसरी तरफ नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।